प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त आ गया है आपकी कानूनी उलझनों के हल देने का। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदय वावेकर, जो कि वीपी हैं कंज्यूमर कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा के। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में उदय जी। चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का ही। सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रोहित गुप्ता। रोहित जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप उदय जी से? हाँ जी, नमस्कार उदय जी। मेरा जो प्रश्न है, मैंने एक फ्लैट बुक कराया था 2007 में, जिसका पोजीशन 2010 में मिलना था। बिल्डर ने पोजीशन 2014 में दिया। ऊपर से वो हमसे 24% कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और जब हमने उसको बोला कि आपने पोजीशन ले दिया है तो वो हम आपको कुछ पेनल्टी नहीं दे रहा है। तो इस वजह से हमने जो बाकी की 20% पेमेंट है वो रोक ली है और उन्होंने हमारा फ्लैट कैंसिल कर दिया है। जी जी बिल्कुल। उदय जी, इस तरह से फ्लैट न देना और जुर्माना जो है, जो निर्माण की देरी में जुर्माना है वो न देना, क्या इस तरह की हरकत कर सकता है बिल्डर? ये तो अनुचित व्यापारी प्रथा हो गई। आप जानते होंगे कि अभी डीएलएफ को 630 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। वैसी एक अनुचित व्यापारी प्रथा होगी। पर मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है? उस एग्रीमेंट में इन्होंने प्राइस आपसे कंफर्म की है? अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर प्राइस कंफर्म की है और ब्याज का दर उसमें, तो आमतौर पर बिल्डर कंपाउंड ब्याज आपसे नहीं ले सकता। ये बिल्कुल अनफेयर यानी अनुचित व्यापारी प्रथा है और थोड़ी सी धोखाधड़ी भी है। आप इवन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते। मेरी आपसे सलाह है कि आप कंज्यूमर कोर्ट ग्राहक मंच के सामने जाइए। आपके यहाँ राजस्थान में ग्राहक मंच है और ग्राहक मंच के कंज्यूमर लॉज जो है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून है, उसके तहत आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, मुआवजा मिलेगा और बिल्डर को भी डायरेक्शन मिलेगी कि वो ज्यादा ब्याज न दे। आपको जिस तरह आपके साथ तय हुआ था उस प्रकार से आपका घर आपको दे दे। और बिल्कुल आपको अंतरिम आदेश के भी प्रावधान इसके, कि जिससे आपका करार वो रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं रद्द, क्योंकि ऐसे करार रद्द कर, अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो अकेला करार ऐसे एक खत लिख के नहीं रद्द कर सकता है। जी चलिए, आशा करते हैं रोहित जी आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, जो हमें एक ईमेल के जरिए मिला है। केएम आफ्ताबुल्ला लिखते हैं कि उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ रोड पर एक प्रॉपर्टी खरीदी। पैसों का सारा भुगतान उन्होंने चेक के जरिए किया। बाद में उन्हें पता लगा कि प्रॉपर्टी अवैध ढंग से उन्हें बेची गई थी। बताइए कि वो प्रॉपर्टी बेचने वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? उदय जी, ये तो ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों को दिक्कत इसको लेकर आती है, और खास तौर पर मेट्रोज में, क्योंकि गलत तरीके से, अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बेचना बहुत आम सा हो गया है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और हमको बिल्कुल सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका टाइटल क्लियर नहीं है उसका पहले सर्च रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ इनका अग्रीमेंट है या नहीं है मैं नहीं जानता, इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी उन्हें खरीदी है। मगर अगर धोखा देकर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उनके खिलाफ आप धारा 420 लगा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्रिमिनल पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, और साथ साथ आप ग्राहक मंच में भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको आपका मुआवजा, उसकी मार्केट वैल्यू, रिफंड और उसके साथ साथ उसको ब्याज भी लग जाएगा और उसको पेनल्टी भी लग जाएगी। तो ये भी आपके साथ एक प्रावधान आपके पास है। आप जैसे मैंने कहा, क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट के सामने कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन आपके पास है। मगर मैं कहता हूं कि लेने के पहले एक तो ऐसा है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, या पता नहीं इन्होंने एग्रीमेंट किया या नहीं किया। उसके पहले भी टाइटल डीड जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो किसी विधि सलाहकार से बिल्कुल उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट लेके, उसकी 7/12, उसका पीछे का सारा रिकॉर्ड देख के, चेक करके वो क्लियर है क्या नहीं, उसके बाद ही लेना मैं तो कहूँगा बहुत अनिवार्य होगा। नहीं तो धोखाधड़ी से आप हमेशा ठगे जाएंगे। उदय जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार मांग होती रहती है कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हो, वो जरूरी है। तो क्या डिजिटाइजेशन करना इस तरह के लैंड रिकॉर्ड्स का और प्रॉपर्टीज का, क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है लोगों के लिए?
भाई अच्छे दिन आने वाले और डिजिटाइजेशन तो होना ही चाहिए, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप मैं जा चुका हूँ। आप कोई भी कंट्री दुनिया की जाइए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप बस कंप्यूटर बटन दबा दो, उसका सर्वे नंबर डाल दो, उस प्रॉपर्टी का सारा टाइटल, सारा इतिहास, उसके ओनर कैसे ट्रांसफर हुए, कब हुए, कितना क्या हुआ, उसकी सारा इतिहास आपके सामने बिल्कुल कुछ सेकंडों में मौजूद हो जाता है। उससे क्या होता है, आज आप फ्लैट भी खरीद रहे हो, और वो फ्लैट अगर 3-4 बैंक को, एक बैंक को मॉर्गेज किया होगा, 3-4 बैंक तो सेकेंडरी बात हो गई, एक बैंक को मॉर्गेज किया हो और सोसाइटी को नहीं बताया हो, आप वो प्रॉपर्टी ले लिया। मेरे पास ऐसी केस है जहां लार्सन एंड टुब्रो को विकासक ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी, और बिल्कुल उनके एम्प्लॉय को वही प्रॉपर्टी बेची गई, और उसके बाद बैंक को भी मॉर्गेज की थी, और अल्टीमेटली डीआरटी में वो प्रॉपर्टी ऑक्शन होने तक आई, तब लोगों को जाके पता चला कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज करके बिल्डर ने उसको सेल एग्रीमेंट करके हमको भेज दिया है। तो ऐसे इसके लिए और ऑर्डिनरी लैंड रिकॉर्ड चेक करना, 7 बार देखना, टाइटल डील देखना, आज एक एक्सपर्ट का काम है, कोई बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छा विधि सलाहकार चाहिए, उसको जाके बहुत समय गंवाना पड़ता है। ये तो मैं आपसे टोटल सहमत हूँ कि इट इज हाई टाइम कि हमारे देश में ये सारा डिजिटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि ये धोखाधड़ी बचेगी, जितने भी उसमें गैर कानूनी गैर कारोबार होते हैं वो सारे बच जाएंगे। जैसे रेलवे का आप एग्जांपल लीजिए, रेलवे टिकट सेलिंग में कितना प्रॉब्लम था, आज सिस्टम हो गई तो कितना आसान और सुविधा हो गया, घर में बैठ के आप बुक कर सकते हैं। मैं बाकी लाइन में मिलता है क्या नहीं कह रहा हूँ, बट कम से कम आज घर में बैठ के आपको टिकट मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, लंबा काम है, लेकिन अगर कर दिया गया तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को होने वाली है। रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल जी, रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, बिल्कुल उसके ऊपर बजट करके एक प्रावधान करना चाहिए। आइए हम सब मीडिया वाले अभी अगर ला रहे हैं तो जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और उनका सारा डिपार्टमेंट ये देखेगा, और मेरे ख्याल से सेंट्रलाइज एफर्ट होना चाहिए, स्टेट को तो करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए आगे रुक करते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र बिजरानिया इस वक्त हमारे साथ हैं। पूछिए धर्मेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? ऐसा है सर, मैंने अम्रपाली कैसल ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010 में अम्रपाली ग्रुप से। उसमें सर HDFC से मेरे को होम लोन मिला है, लेकिन अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि HDFC ने उसका लोन का 40% अमाउंट दिया और बीच में होल्ड कर दिया है लोन, क्योंकि मेरी कंपनी और सेबी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा हम आपको आगे लोन नहीं दे पाएंगे सारा ग्रुप को, क्योंकि मैं सारा कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे को बिल्डर का भी प्रेशर है पीछे से कि आप पेमेंट कीजिए। अच्छा, उनका एक और बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके पास भी मैं गया था। उन्होंने कहा कि मेरा 2 साल 2010 से अभी तक 2 चेक मेरे बाउंस हुए थे, और वो मैंने इमीडिएट, जैसे ही मुझे सूचना मिली कि मेरा चेक बाउंस हुआ, मैंने इमीडिएट जाके उनको पेमेंट कर दिया। उसके बावजूद भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह रहा है आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपका 2 चेक बाउंस हुए। यहाँ उदय जी इनकी दुविधा बड़ी है। इनकी जो भी कंपनी है उसके साथ अगर कंपनी की प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉय होने के नाते इनको होम लोन में दिक्कत आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह से कोई बैंक किसी ग्राहक के साथ जिसको वो ऑलरेडी लोन दे चुका है, क्या इस तरह का बर्ताव कर सकता है, या कंपनी की तरफ से ही आनी है तनख्वाह तो शायद कर सकता है? आपकी क्या कानूनी राय है? ऐसा है, मैं धर्मेंद्र जी को एक कहना चाहूँगा कि पहले आपकी जो शर्तें हैं, लोन की शर्तें, उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने उसको हमें दिया नहीं है। क्योंकि वो शर्तों में अगर इन्होंने लिखा है और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि इनकी कंपनी पर कोई असर होता है तो ये रिकॉल किया जाएगा लोन, और उससे हम राजी होते, तो देखना पड़ेगा। पर जैसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो एक बार लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक उसे वापस, जब तक कोई ऐसी कारण न हो जो उनके एग्रीमेंट में, जैसे मैं कह रहा हूँ, उनकी शर्तों में बहुत ही क्लियर कट दिया हो जिससे इनका लोन अफेक्ट हो रहा हो, नहीं वापस ले सकती। इनको एक दूसरा अल्टरनेटिव देखना चाहिए, कोई दूसरी बैंक उसको अगर लोन दे सकते हैं तो वो भी कोशिश करनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली इनको लीगल नोटिस देनी चाहिए बैंक को, बैंक के सीनियर्स के पास जाना चाहिए, और लीगल नोटिस देने के बावजूद इन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। वो ग्राहक मंच के पास जाके अंतरिम आदेश भी ले सकते कि इनका लोन चालू रखे और इनका जो पैसा है
वो पैसा भुगतान कर दे, क्योंकि इनका फ्लैट अभी रेडी हो रहा है, शायद इन्हें फ्लैट नहीं मिल सकता है। और अल्टरनेटिवली अगर वो नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सिविल कोर्ट में भी जाके एक स्टे ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उन्होंने किया है, एग्रीमेंट अगर तोड़ा है, और लोन का एक एग्रीमेंट होता है, वो कोई कानूनी सलाहकार जो उनके नज़दीक हो उनको दिखा के इन्होंने चेक करके करना चाहिए। ग्राहक मंच में तो ज़रूर कार्रवाई ये कर सकते हैं, अंतरिम आदेश भी इनको मिल सकता है और वो जरा जल्दी होता है, नहीं तो सिविल कोर्ट में भी उनको प्रावधान है स्टे लेने का और एक अंतरिम आदेश लेने का कि ये लोन का डिसबर्समेंट जैसे करते थे वो होना चाहिए। और बाकी इनका जो पैसा है वो अगर वो पहले से कुछ डिपॉजिट करे और टर्म्स और कंडीशन जैसे है उस हिसाब से पेमेंट करे, तो मेरे ख्याल से इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अनलेस इनका कोई ऐसा हो कि इनकी नौकरी चली जाए या चली जाने की कगार पर हो। पर बैंक अजम्पशंस पे काम नहीं कर सकती जब तक कानूनी प्रूफ नहीं होता। इनकी शर्तें इन्हें जरूर देखना चाहिए, बट एक्शन तुरंत लेना चाहिए। साथ साथ दूसरी बैंक अगर लोन टेक ओवर करती है तो वो भी देखना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज, आपके पास ऑप्शंस है आज अलग अलग। दूसरी बैंक अगर देने को आपको तैयार है, कोई भी सरकारी बैंक आपको देने को तैयार है, तो ये लोन छोड़ दीजिए, इसको ट्रांसफर कर लीजिए। वो भी आज लोन ट्रांसफर भी पॉसिबल है, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर पॉसिबल। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी अपना जाके करार चेक करिए और उसमें देखिए वो क्लॉज है या नहीं। चलिए आशा करते हैं कि उनकी जो सारी दिक्कतें थी इस जवाब से उनको सुलझा लिया गया होगा उन दिक्कतों को। उदय जी, आपने स्टूडियो में आके इतने सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी कहीं आप लोग जाइएगा।